नमस्कार दोस्तों। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी मित्रों का स्वागत है और आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं 24 जनवरी 2025 के सूजस ई बुलेटिन की खबरों के बारे में। तो आप सभी को नमस्कार कहते हुए मैं आज की बातों को शुरू करता हूं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित इस सूजस ई बुलेटिन की खबरें जो है वो राजस्थान में आरएएस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा सेकंड ग्रेड, इसके अलावा जो रीट के बाद मेंस का एग्जाम होगा, रीट मेंस, उन तमाम प्रकार की भर्ती परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे नीचे के स्तर के सभी परीक्षाओं को ये कवर करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग राजस्थान की सबसे बड़ी नई खबर आपके लिए है कि नए जिला परिषदों का राजस्थान के अंदर क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। कहाँ पर होगा ये नई जिला परिषदों का गठन राजस्थान में? तो आपको पता होगा जो राजस्थान में नए अब जिले बचे हैं उन जिलों के अंतर्गत क्या किया जाएगा, यहां पर इन नई जिला परिषदों का गठन होगा। नई जिला परिषदों का गठन करने के पीछे प्रशासनिक कारण माने जा रहे हैं ताकि जिलों में नए प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन जो है वो उपलब्ध कराए जा सकें। इसके लिए राजस्थान में नई जिला परिषदों का भी क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार नए जिलों में प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए अभी आवश्यक संसाधन एवं सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने नए जिला परिषदों के गठन एवं प्रभावी जिला परिषदों के पुनर्गठन से संबंधित कार्यवाही के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन जो है वो अभी हाल ही में किया है। इसके अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत जिलों में जैसे 8 जिले जो हैं वो और 12 प्रभावित जिले जो हैं उन सबको मिलाकर जो है वो जिला कलेक्टर, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के आधार पर जो है वो जिला परिषदों का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। यानी वो क्षेत्र कौन सी पंचायत समिति में आता है, कौन से कलेक्टर के एरिया में आता है, ग्राम पंचायत कौन सी है उसके आधार पर जिला परिषदों का गठन और पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया। यानी कुछ का पुनर्गठन भी किया जाएगा। इससे प्रभावित पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के नवसृजन एवं पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। इसके बाद जिला कलेक्टरों द्वारा इन प्रस्तावों को सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित भी किया जाएगा। उसके बाद 1 महीने का समय रहेगा। अगर किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति भी कर सकता है। इसके निस्तारण के बाद प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास क्या किया जाएगा, गठन के लिए भेजा जाएगा। प्रस्तावों के परीक्षण एवं अनुमोदन के पश्चात नवगठित पुनर्गठित जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा क्या की जाएगी, जारी की जाएगी। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है स्थानीय स्वशासन का कि ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन के जो निकाय हैं उनकी पुनर्गठन या गठन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ध्यान रखना, राज्य सरकार द्वारा उसे जारी किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा उसकी अधिसूचना को जारी किया जाता है। पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान जो है आखिरी वर्ष में 17 नए जिलों का और 3 नए संभागों का गठन किया था और ये बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन नवसर्जित जिलों में नई जिला परिषदों का गठन जो है वो नहीं किया गया था। अब कुछ जिलों की जो वैधानिकता थी वो समाप्त कर दी गई है। उसके बाद जो नए जिले बचे हैं उन जिलों को लेकर के और कुछ नए जो जिला परिषद हैं उनका गठन अब राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है। हाल ही में राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय बैठक में जिलों का पुनर्निर्धारण किया है। पुनर्निर्धारण के बाद यथावत रखे गए 8 जो जिले हैं, 8 ऐसे जिले जिनको पहले की तरह सेम का सेम रखा गया है, राज्य सरकार ने नई जिला परिषदों के गठन का क्या कर लिया है, निर्णय ले लिया है ताकि आम जन को इन जिलों के गठन का वास्तविक लाभ जो है वो मिल सके। यानी पूर्ववर्ती सरकार ने जिलों का तो गठन कर दिया लेकिन उसके लिए ना जिला परिषद बनाई, ना नई पंचायत समितियों का गठन किया। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन के निकायों का गठन नहीं होने की वजह से लोगों को कोई ज्यादा सुविधा जो है वो हो नहीं पाई। अब 8 जिले हैं, इनसे संबंधित सारे नए कार्य जो है वो सरकार करने वाली है जिससे लोगों को वास्तविक जिलों का आभास जो है वो हो सके। तो 8 नए जिले जो हैं उनमें राज्य सरकार द्वारा नई जिला परिषदों का गठन किया जाएगा। इसके बाद अगला है खनिज ब्लॉक की ई नीलामी की अधिसूचना जो है वो जारी होगी। अभी मुख्यमंत्री ने ई नीलामी के लिए क्या कर दिया है, अभी अनुमति दे दी है। तो आपको पता होगा खनिज क्षेत्र में अभी राजस्थान को प्रथम पुरस्कार जो है खनिज आवंटन के मामले में मिल चुका है उड़ीसा के कोणार्क में। कहां पर? उड़ीसा के कोणार्क में आयोजित कार्यक्रम जो है उसके अंदर यह पुरस्कार खनिज क्षेत्र में मिला था और राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, आप सब जानते हैं। तो देखिए राजस्थान का जो जिला है जैसलमेर है, कोटा है और इसके अलावा सवाई माधोपुर है।
इन जिलों में विभिन्न खनिज ब्लॉक की नीलामी ई नीलामी हेतु अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाइमस्टोन खनिज ब्लॉक्स और जेड जिंक ब्लॉक की ई नीलामी की अनुमति जो है वो हमने दे दी है। मुख्यमंत्री ने जैसलमेर जिले में लाइमस्टोन के और इसके अलावा जो है वो ब्लॉक पारेवार पत्थर है, पारेवार पत्थर का नाम है, यह ध्यान रखना, ब्लॉक पारेवार, ये पारेवार एक पत्थर का नाम है, ठीक है, पारेवार है, कंपोजिट लाइसेंस और ई नीलामी की अधिसूचना जारी कर दी है। तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर जो हमारा है वो लाइमस्टोन के लिए, देखिए खनिज अपने आप याद हो जाएंगे वरना ऐसा टॉपिक है कभी याद नहीं होगा। लाइमस्टोन जो है उस लाइमस्टोन के लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, कौन, जैसलमेर का क्षेत्र। इसके अलावा कोटा में भी लाइमस्टोन की बड़ी मात्रा जो है वो निकल रही है। इसके लिए निमामा क्षेत्र जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है। तो कोटा के अंदर लाइमस्टोन के लिए निमामा, जैसलमेर में भी लाइमस्टोन के खाबिया क्षेत्र जो है, आपसे पूछा जा सकता है खाबिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर में है और लाइमस्टोन के लिए। इसके अलावा सवाई माधोपुर जिले में जो है चौथ का बरवाड़ा जो है वो किसके लिए है, यहाँ पर है जिंक ब्लॉक के लिए। तो सवाई माधोपुर में जिंक, जैसलमेर और कोटा के अंदर लाइमस्टोन जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, ई नीलामी इन खनिजों की जा रही है। तो तीनों इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी है, कोटा, जैसलमेर और कहाँ पर, सवाई माधोपुर में खनिजों की ई नीलामी की प्रक्रिया जो वो क्या की जा रही है, शुरू की जा रही है। और यहाँ पर कोटा के अंदर और इसके अलावा मेरे दोस्तों कोटा के साथ साथ जैसलमेर के अंदर लाइमस्टोन और सवाई माधोपुर जो है यहाँ पर किसके, चौथ के बरवाड़ा में लिंक जो है जेड जिंक उसके ब्लॉक्स की ई नीलामी की प्रक्रिया सरकार शुरू कर रही है। इसके बाद अगली बातचीत अगर मैं शुरू करूं आपसे तो यहाँ देखिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में मिनरल ब्लॉक के ऑक्शंस में समूचे देश में नया कीर्तिमान हमने क्या किया, स्थापित, यानी ब्लॉक्स की नीलामी के बारे में पूरे देश में हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये बात यहाँ लिखी हुई है। उड़ीसा के कोणार्क में हाल ही में आयोजित नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें 2023-24 में देश में सर्वाधिक मेजर मिनरल्स ब्लॉक ऑक्शंस करने में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार दिया गया, प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पिछले साल खनन क्षेत्र में खनिज खोज से लेकर के माइनर मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शंस, एमनेस्टी योजना, ड्रोन सर्वे, एक बार ये समाधान योजना और नई और प्रगतिशील खनिज नीति एमसेंड नीति से प्रदेश में खनन उद्यमियों एवं खननकर्ताओं में निवेश का सकारात्मक माहौल क्या हुआ था, पैदा हुआ था। तो याद रखिएगा खनन क्षेत्र में राजस्थान बहुत आगे बढ़ चुका है और बजट 2000 वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 31 मेजर और मिनरल ब्लॉक जो है उनकी नीलामी की गई थी और 15 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से भी की गई थी। अभी ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस खनिज क्षेत्र से रोजगार मिलता है। राजस्थान सरकार ने अभी 2024 में अंदर राजस्थान नई खनिज नीति जो है 2024 की लेकर आए। इसके अलावा एमसेंड नीति 2024 की भी क्या की गई, जारी की गई। राज्य की जीडीपी में खनन क्षेत्र का जो योगदान है वो 3.4% है, यानी राज्य की प्रगति में खनिज का 3.4% राज्य की जीडीपी में योगदान है, जो कि 29-30 तक 5% होने की उम्मीद है और 46-47 तक ये 8% होने की उम्मीद है। जो आज 3 है वो आगे 29-30 तक 5 होगा, फिर 46-47 तक ये 8% तक का योगदान देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने इस सेक्शन में आपसे की है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जो है वो 12 जिले के अंदर क्या किया है वो जरा देखिए। 12 जिला जो है यहाँ पर बातचीत क्या की है, 12 जिले में ईआरसीपी परियोजना जो है उसके कार्यों की प्रगति प्रदान करने के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति दे दी है। आपको पता होगा ये ईआरसीपी का अभी अभी नाम बदल कर क्या कर दिया गया, राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया है। क्या कर दिया गया इसका नाम, राम जल सेतु लिंक परियोजना जो है, लिंक परियोजना यह नाम इसका कर दिया गया है, ऐसा आपको समझना है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से जो है ईआरसीपी परियोजना की प्रगति आप लोगों तक पहुंच रही होगी। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। 12 जिले के अंदर जो है वो 12 जिले में जनजाति बाहुल क्षेत्र है, शहरिया जनजाति का बड़ा व्यापक यहाँ बाहुल्य है। इसके विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भूमि आवंटन यहाँ कर दिया गया ताकि राम जल सेतु लिंक परियोजना का कार्य आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, रीको को राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को स्वीकृति दे दी है। पेट्रो जोन जैसलमेर के अंदर मैंने आपको बता दिया था। 2024-25 के क्रम में कोटा संभाग में बालिका सैनिक विद्यालय की स्थापना के लिए रामगंज मंडी कोटा में भी भूमि आवंटन का कार्य किया गया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कोटा संभाग में बालिका सैनिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी
और इसके लिए भूमि आवंटन का कार्य कर दिया गया है। एक बात और करें तो राजस्थान के अंदर किशनगंज तहसील जो है उसमें वन विभाग को भूमि आवंटन की गई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईआरसीपी परियोजना के तहत किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों के लिए भी भूमि आवंटन का कार्य लगातार जारी है। पीएम जनमन योजना के तहत 12 जिले में सड़कों जो है उनके निर्माण के लिए भी कार्य किया जा रहा है और 14 सड़कों के निर्माण के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन के तहत 21 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की स्वीकृति भी दी गई है। इसके अलावा पंचभद्रा में मैंने बताया था रिफाइनरी के पास ही पेट्रो जोन जो है वो क्या किया जाएगा, इसकी स्थापना के लिए जो है वो पंचभद्रा तहसील के बालोतरा में बोरावास में 97 हेक्टेयर भूमि जो है वो क्या कर दी गई है, आवंटित कर दी गई है। ये देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है उन्होंने पंचभद्रा में रिफाइनरी के पास ही पेट्रो जोन बनाने के लिए रिको को जो भूमि आवंटित की है वो पंचभद्रा में की है। पंचभद्रा तहसील के बालोतरा के बोरावास गांव में इसका कार्य चलेगा और आपको इसको पता होगा। इसके अलावा नाचना गांव जो जैसलमेर का, वहां पर 2000 मेगावाट का एक सौर ऊर्जा संयंत्र भी क्या किया जा रहा है, सौर ऊर्जा प्लांट भी वहां पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद आगे देखिए, अभी हाल ही में हमने क्या किया है, तो ध्यान रखिएगा 24 तारीख को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या किया जाता है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया जाता है। और अभी आपके लिए खुशखबरी यही है कि 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं भारत के संविधान के लागू हुए 26 जनवरी 2025 को भारत के संविधान के लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो देखिए प्रदेश में बालिका दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है, कई परीक्षाओं में आया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 24 तारीख जो है 24 जनवरी वो ध्यान रखोगे, और आज है 25 जनवरी, और 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 2 दिवस आपको याद हो गए होंगे। यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, मतदाता दिवस है। बल्कि कल क्या मनाया गया था, राष्ट्रीय कौन सा दिवस, बालिका दिवस मनाया गया था। बालिका दिवस जो है वो मनाया गया था। तो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए उनकी झलकें आप लोगों के सबके सामने है, इसमें कोई और ज्यादा बात इसमें की नहीं गई है। इसके अलावा भजनलाल शर्मा जी ने प्रदेश के किसानों के हित में संवेदनशील फैसला क्या लिया है, 5897 गांव जो है इनको अभावग्रस्त घोषित किया गया। ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है, अभी राज्य सरकार के द्वारा कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया, 5897 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। कृषि उपज मंडियों में 7 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी जो है वो अभी मिली है। देखिए सबसे अधिक 21 जिलों के किसानों को एसडीआरएफ में कृषि अनुदान वितरित किए हैं। 20 जिलों के 33% या उससे अधिक फसल खराबे के लिए 5897 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा जो है कम जो है वो 12 जिले में एक है, 12 जिले में एक को घोषित किया गया, और बल्कि सबसे ज्यादा टोंक जिले के 865 गांवों को अभावग्रस्त घोषित जो है वो किया गया है। ऐसा आपको समझना है। तो अभी क्यों है कि फसल की खराबी के लिए जो हुआ है उसके अभावग्रस्त गांवों की श्रेणी के अंतर्गत इनको घोषित किया गया है, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। जिन गांवों में सबसे ज्यादा फसल खराब हो गई, ऐसा सबसे कम जो गांव है वो 12 जिले में एक है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां एक भी नहीं है हालांकि, लेकिन जो अभावग्रस्त 5897 गांव घोषित किए गए उसमें अगर बात करें तो 12 जिले का एक गांव है, और टोंक के सबसे ज्यादा 865 गांव है। इसके बाद अगली बातचीत है, कृषि उपज मंडियों में 7 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को अभी मंजूरी दी है। राज्य में कृषि विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा जो है वो कृषि कार्य के लिए कृषि उपज मंडियों की स्थापना देश भर में राज्य भर में की गई है। अब इन कृषि उपज मंडियों में विभिन्न प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 7 करोड़ 23 लाख रुपए राज्य सरकार के द्वारा क्या किए गए, अनाउंस किए गए। कृषि उपज मंडी जैसे पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है, वहां उप मंडी यार्ड जाखड़ावाली में नवीन निर्माण के लिए 3 करोड़ 53 लाख रुपए दिए हैं। इसी प्रकार कृषि उपज मंडी जोधपुर में नवीन सब्जी मंडी प्रांगण बनाने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कृषि एवं विपणन विभाग के द्वारा जो है वो कृषि उपज मंडियों में विकास कार्य करवाने के लिए अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है, बड़ी राशि सरकार के द्वारा, यानी 7 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी गई है। इससे किसानों को ही क्या होगा, फायदा होगा। जैसे कृषि उपज मंडी बीकानेर में भी मंडी का प्रांगण बनाने के लिए राशि दी है। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, यही तमाम खबरें थी। अब मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं क्या क्या है। राजस्थान के किसानों को लाभ दिलाने के लिए
राज्य के मुख्यमंत्री ने 5,897 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है, जिन्होंने जो है वो फसल की खराबी के लिए रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इसके बाद कृषि उपज मंडियों में कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा 7 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों के लिए राशि मंजूर की है। इसके बाद में आपको पता होगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और 25 तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। इसके बाद अगली बातचीत करें तो राजस्थान में खनिजों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में खनिजों की ई नीलामी की प्रक्रिया को राज्य के मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। जैसलमेर के अंदर लाइमस्टोन, कोटा के अंदर लाइमस्टोन और सवाई माधोपुर में जिंक ब्लॉक जो है उनकी नीलामी के ई लाइसेंस जो है या ई नीलामी के द्वारा लाइसेंस जो है वो वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान में पेट्रो जोन की स्थापना के लिए पचभद्रा बालोतरा के बोरावास गांव में भूमि आवंटन का कार्य किया गया। इसी प्रकार पचभद्रा के पास ही नाचना गांव के अंदर 2000 मेगावाट का जो है वो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा। कोटा संभाग में बालिका सैनिक विद्यालय के लिए रामगंज मंडी में भूमि प्रदान की गई है। पीएम जनमन योजना के तहत 12 जिले में सड़कों के विकास का कार्य प्रगति पर है और ये भूमि जो है वो रिको को प्रदान की गई है। इसके अलावा 12 जिले में ही राम जल सेतु लिंक परियोजना या ईआरसीपी जो परियोजना है उस ईआरसीपी परियोजना के तहत कार्यों की प्रगति के लिए 12 जिले में भूमि आवंटन का कार्य किया गया है। कोणार्क में आयोजित कार्यक्रम में नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में 2023-24 के लिए राजस्थान को देश में सर्वाधिक मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शंस के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया और राजस्थान के मुख्यमंत्री की नई घोषणा 8 जिले और अन्य जिलों के लिए नई पुनर्गठित जिला परिषदों का गठन जल्द किया जाएगा। इसके लिए राज्य में पहले जो है वो अधिसूचना राज्य सरकार के द्वारा क्या की जाएगी, जारी की जाएगी, उसके बाद इनका गठन होगा। तो ये तमाम खबरें सुजसी बुलेटिन के 24 जनवरी के अंक में से रिलेटेड मैंने की है। उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आई होगी। क्लास के बारे में जरूर रिव्यू दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की क्लास में आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें राजस्थान के सप्ताह भर के तमाम क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रखे जाएंगे। आप सबको जय हिंद, जय जय राजस्थान। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।